गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स लीक हो गए हैं। एटलीस्ट यही दावा ट्विटर पर किया जा रहा है। ट्विटर पर माइक किंग और रैंड फिशकिन ने अलग अलग ब्लॉग पोस्ट में दावा किया कि एक सीक्रेट एनोनिमस सोर्स ने उनके साथ में गूगल की एक ऐसी लीक्ड डॉक्यूमेंट को शेयर किया है जिसमें गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स की डिटेल है। इन डॉक्यूमेंट में 14,000 200 नहीं, 1400 नहीं, 14,000 रैंकिंग सिग्नल्स की डिटेल है, जिसमें बहुत सारे नए नए रैंकिंग सिग्नल्स भी हैं। क्या ये रियली में रैंकिंग सिग्नल्स हैं? और हैं तो क्या ये रैंकिंग सिग्नल्स 14,000 रैंकिंग सिग्नल्स याद करने की जगह हमें IAS की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? है क्या ये ड्रामा, क्या चल रहा है, यही डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम गूगल के लीक्ड 14,000 रैंकिंग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन हो गया है ना, AI, SGE, AIO, देखते हैं अब आखिर ये नई चीज क्या आ गई है। 100 लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, इसीलिए इस मुद्दे को डिटेल में पहले से समझ लेते हैं ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि ये डेटा है क्या। गूगल की एक API है, कंटेंट वेयरहाउस API। ये सिस्टम है जो गूगल के सर्वर्स पर डॉक्यूमेंट पेजेस को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने और सर्च करने का काम करता है। इस API का सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हर API के साथ में होता है। ये गलती से पब्लिश हो गया था और इसमें कई सारे वर्ड्स और मॉड्यूल्स की लिस्ट है जिनको देखकर ये लगता है कि ये वेबसाइट्स को रैंक करने में यूज किए जा सकते हैं। इस पॉइंट को पूरे टाइम आपको याद में रखना होगा क्योंकि ये कोई डायरेक्टली सर्च एल्गोरिथम लीक नहीं हुई है। ये एक सपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ये गूगल सर्च से रिलेटेड हो भी सकता है और मे भी ना हो। ये सिर्फ गूगल के इंटरनल यूज वाले डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही हो, हमें कुछ नहीं पता है। 50% चांसेस। दूसरा क्वेश्चन है कि इसे लीक किसने किया है। इरफान आजमी नाम के एक SEO ने गलती से ये पब्लिश हुआ डॉक्यूमेंट देखा और फिर उन्होंने रैंड फिशकिन, जिन्होंने पहले मॉज कंपनी बनाई थी, और उनके साथ माइक किंग नामक SEO के साथ में ये डेटा शेयर किया, जिन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा, एनालाइज किया और अपने नजरिए से ब्लॉग पोस्ट लिखी। सो ये लीक किसी गुस्साए भन्नाए गूगल एम्प्लॉय की नहीं है, बल्कि एक SEO को गलती से मिले डॉक्यूमेंट्स की कहानी है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या गूगल ने रैंकिंग सिग्नल्स के बारे में झूठ बोला है? गूगल एम्प्लॉयज ने लोगों को बरगलाया है, गलत डायरेक्शन में भेजा है? वेल, यहां पर कहानी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। इससे पहले मैं आगे कुछ भी कहूं, यह बताना जरूरी है कि ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है ये गूगल का अपना है। लैंग्वेज से और स्ट्रक्चर से और डिटेल से पता लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि गूगल का डॉक्यूमेंट नहीं है। और रैंड फिशकिन और माइक किंग ने जो भी अपना टाइम लगाकर ब्लॉग पोस्ट लिखी और दूसरे लोगों को इसके बारे में बताया है, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब ये SEOs के डेली वर्क लाइफ से कितना रिलेटेड है या रैंकिंग में काम करेगा नहीं करेगा, इसको हम आंख मूंद के इसका भरोसा नहीं कर सकते। अगर गूगल एम्प्लॉयज झूठ बोल रहे हैं तो फिर दूसरा कोई कितना इस बात को समझ पा रहा है, इस बारे में थोड़ा सा दाल में नमक बराबर भरोसा रखना जरूरी है। रैंड फिशकिन ने मॉज नाम की कंपनी बनाई थी और मॉज ने डोमेन अथॉरिटी नाम के एक मीट्रिक को इजाद किया था जिसे आज भी SEOs यूज करते हैं। डोमेन अथॉरिटी यानी कि DA। गूगल ने हमेशा मना किया कि DA को गूगल यूज नहीं करता है रैंकिंग में। नाउ बिकॉज मॉज SEO टूल्स के बीच में सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है, जानी पहचानी कंपनी है। गूगल एम्प्लॉय से हमेशा लोग DA के बारे में सवाल पूछते थे और गूगल एम्प्लॉयज भी इन पूरे सालों में कई बार इन्हें रिजेक्ट कर चुके थे, जिन्हें रैंड ने शायद पर्सनली दिल पर ले लिया। इस डॉक्यूमेंट में कई जगहों पर साइट अथॉरिटी वर्ड का जिक्र है, जिसे देखकर रैंड और उनके जो सपोर्टर हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि गूगल एम्प्लॉयज को रैंड फिशकिन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे गलत बोला। फेयर इनफ, माफी मांगो या ना मांगो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो लाखों SEOs और वेबमास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट का मॉज वाले DA को बढ़ाने के चक्कर में सत्यानाश करवाया है, फर्जी $5 में 200 वाली बैकलिंक खरीद कर पैसे फूंके, टाइम बर्बाद कराया, उम्मीदें बढ़ाई, उनसे माफी कौन मांगेगा? इस DA नाम के मीट्रिक को प्रमोट कर करके मॉज ने करीब $200-250 मिलियन की कंपनी खड़ी कर ली। रैंड के पास पर्सनल रीजंस था DA को सही साबित करने का और इस DA को बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने अपनी वेबसाइट को कूड़ा किया। अगर आप कॉमन सेंस लगाकर भी देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर किसी एक वेबसाइट के 50% पेजेस अच्छे हैं तो एक सिस्टम ये कॉन्फिडेंस यूज कर सकता है कि बाकी पेजेस के कंटेंट भी अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हैं। इतना भरोसा रख सकते हैं। साइट अथॉरिटी और क्या है?
कोई एक वेबसाइट जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी कि अभी उस पर 100 पेजेस हैं जिनमें बहुत बढ़िया कंटेंट है। अब कल को अगर वही वेबसाइट 100 नए पेजेस को वेबसाइट पर पब्लिश करती है तो उनका कंटेंट भी अच्छे होने के चांसेस हैं। ये कॉन्फिडेंस तो कर सकते हो ना। एक आदमी जो पिछले 10 साल से आपका दोस्त है वो कल को आपके साथ सही बिहेव करेगा, ये कॉन्फिडेंस तो रख सकते हो ना। नाउ इस कॉन्फिडेंस को वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में गूगल बहुत अलग अलग तरीके से काउंट कर सकता है। वो बैकलिंक को भी काउंट कर सकता है, बैकलिंक्स की फ्रीक्वेंसी, उनकी वैरायटी, पोजीशन वगैरह वगैरह सब चीजों को देखकर एक साइट के ऊपर कॉन्फिडेंस स्कोर सेट कर सकता है। क्योंकि वो गूगल है, उसके पास लोग सर्च भी कर रहे हैं, उसके ब्राउजर पर भी सर्च कर रहे हैं, उसका एनालिटिक्स कोड अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। मॉज के पास ये सारी चीजें नहीं है, मॉज के पास ब्राउजर नहीं है, लोग मॉज पर जाकर सर्च नहीं कर रहे हैं, लोग मॉज का एनालिटिक्स कोड यूज नहीं कर रहे हैं। तो आखिर मॉज के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? वो बैकलिंक्स का नंबर काउंट करते हैं। गूगल अपने इस कॉन्फिडेंस स्कोर को यूज भी कर सकता है, बिकॉज इसी तरीके से आप एक वेबसाइट के सारे पेजेस और आने वाले पेजेस के लिए एक स्कोर सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ भी और कहूं उससे पहले खुद देख लीजिए कि मॉज डीए को कैसे अपनी वेबसाइट पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट मॉज की अपनी वेबसाइट से है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया है। नॉट छोड़ के सब कुछ बोल्ड में है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? डीए के बलबूते मॉज को हर एसईओ की वर्किंग लाइफ का पार्ट बना दिया गया, लेकिन उसका यूज नहीं था। ये डीए बैकलिंक्स का नंबर चेक करता है। फाइवर पर जाने कितनी गिग्स हैं जो 5-10 हजार रुपए में डीए बढ़ाने की गारंटी देते हैं। सर्च रिजल्ट्स पेज में चाहे जितना तेल निकल जाए वेबसाइट के, लेकिन डीए बढ़ जाएगा। मैंने पर्सनली सैकड़ों वेबसाइट्स देखी हैं जहां पर डीए बढ़ा लिया है ओनर्स ने और इसके बाद वेबसाइट कहीं नहीं निकली है, डी इंडेक्स होना शुरू हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि मॉज ने जानबूझकर ऐसी मेल प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया है, लेकिन ये जो डीए वाली जिद है ना, इस डीए वाली जिद ने एसईओ का नुकसान ज्यादा किया, फायदा कम किया। ना मॉज का मीट्रिक डोमेन अथॉरिटी था। गूगल के डॉक्यूमेंट्स में जो ये टर्म मिला है वो साइट अथॉरिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉज का ही मीट्रिक जैसा कुछ है। कंप्लीटली इलॉजिकल है ये सोचना। किसी अंधे का नाम नैनसुख रख देंगे तो वो देखना शुरू कर देगा क्या? ये था साइट अथॉरिटी के ऊपर मेरा अपना व्यू। दूसरा जो सबसे बड़ा हंगामे वाला पार्ट है वो है गूगल का क्लिक डेटा को यूज करना, यानी कि किसी वेबसाइट पर उसके लिंक पर लोग कितनी बार क्लिक कर रहे हैं, इसको गूगल यूज करता है रैंक करने में या नहीं करता है। गूगल ने हमेशा मना किया है कि वो सीटीआर को या क्लिक्स के नंबर को रैंक में नहीं यूज करता है, बट ये सोचना कि वो किसी खास यूजर के बिहेवियर को यूज करके साइट्स के रिजल्ट को पर्सनलाइज यूज करने में बिल्कुल नहीं यूज करेगा, ये बेवकूफी है। इमेजिन आपके ऑफिस में 4 लोग हैं, किसी को ठंडा पानी पीना पसंद है, किसी को बर्फ वाला पानी पीना पसंद है, किसी को नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीना पसंद है। आपके ऑफिस का प्यून सबको पानी देता है। आप एक स्मार्ट प्यून से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर आपने कल ठंडा पानी लाने को बोला था तो आपको आज भी ठंडा पानी ला कर देगा। और अगर आपका प्यून रियली में काफी स्मार्ट है तो ये भी नोटिस करेगा कि भाई आज इन्हें सर्दी लगी हुई है, आज ठंडा पानी नहीं देता हूं, चाहे इसने कल बोला था ठंडा पानी लाने को। गूगल भी एक तरह से डिजिटल प्यून है जो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन देकर आपको प्रोवाइड करता है। जब एक सर्च इंजन के पास करोड़ों लोगों का क्लिक वाला पैटर्न है तो उसको बिल्कुल अनदेखा नहीं करेगा। मे बी दे आर नॉट यूजिंग फॉर दी सर्च रैंकिंग सिग्नल्स, बट किसी न किसी तरीके से यूज कर रहे हैं और वो उस डेटा को स्टोर तो बिल्कुल करेंगे। मतलब आप कितने मासूम हो सकते हैं कि आपको कोई बोल देता है कि भाई दोपहर के 2 बजे हुए हैं, बाहर बहुत रोशनी है, गर्मी लग रही है, लेकिन सूरज नहीं निकला, और आप मान लेते हैं कि सूरज नहीं निकला है। सिमिलरली इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्रोम के यूजर्स का डेटा भी गूगल किसी न किसी तरीके से यूज करता है। आई एम नॉट यूजिंग रैंकिंग सिग्नल वर्ड बिकॉज अभी तक पता नहीं कि रैंकिंग सिग्नल है या नहीं है। गूगल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रैंकिंग सिग्नल्स यूज होते हैं। कुछ सिग्नल्स सिस्टम्स पहले यूज हो जाते हैं क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के टाइम पर ही, कुछ को सर्च के बाद रिजल्ट्स को सर्व करते टाइम यूज किया जाता है, और कुछ को सबसे लास्ट में सिर्फ यूजर के लिए पर्सनलाइजेशन के टाइम पर यूज किया जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डिवाइस से जब सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप नंबर पर दिखाई दे रही होती है, लेकिन क्लाइंट जब अपनी वेबसाइट से चेक करता है दूसरी लोकेशन पर या दूसरी डिवाइस से या दूसरे वाईफाई कनेक्शन के साथ में, तो उसे वेबसाइट मे बी पहले, मे बी दूसरे, मे बी तीसरे नंबर पर दिखाई दे। ये इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स पर्सनलाइज हो रहे हैं, और ये पर्सनलाइजेशन कई बार होता है यूजर्स के क्लिक करने के पैटर्न के बेस पर। तो ये जो पूरी लीड लिस्ट है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये रैंकिंग सिग्नल्स हैं, इन्हें गूगल रैंकिंग में यूज करता है या नहीं करता, और ये भी नहीं पता है कि कौन सा पॉजिटिव रैंकिंग सिग्नल है और कौन सा नेगेटिव रैंकिंग सिग्नल है। मे बी कुछ रैंकिंग सिग्नल पॉजिटिव हो, मे बी कुछ नेगेटिव हो, हमें नहीं पता। किस वेट में यूज किए जा रहे हैं नहीं पता है। अगर किसी भी एक चीज को रिजल्ट को ड्राइव करने में, बनाने में 14,000 रैंकिंग सिग्नल यूज हो रहे हैं तो आप उन सबको साध नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि ये सारे रैंकिंग सिग्नल बहुत अलग अलग निशेस पर, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में, बहुत अलग अलग फेजेस में यूज हो रहे होंगे, अगर ये रैंकिंग सिग्नल है भी तो।
नाउ ऐसा नहीं है कि इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ सीटीआर और साइट अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल में बहुत सारी यूनिक चीजें, नई इंफॉर्मेशन भी है। एग्जांपल के लिए एंकर मिसमैच या जो नैव डिमोशन होता है उसके बारे में बात की गई है। एग्जैक्ट मैच डोमेन्स किस तरह से सर्च रिजल्ट्स में नीचे की तरफ धकेले जाते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू का जो डिमोशन है, प्रोडक्ट रिव्यू ना करने पर अच्छी तरीके से किस तरह से वेबसाइट को डिमोट किया जा सकता है, या फिर लोकेशन बेस्ड डिमोशन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो लिंक्स हैं उनके इंपॉर्टेंस के बारे में काफी सारी स्कोरिंग की बातें की गई हैं, और लिंक का जो सोर्स है उसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। किसी भी लिंक में उसके स्पैम के स्कोर को कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में काफी सारी डिटेल दी गई है। फॉर एग्जांपल एंकर में स्पैम किया गया है या फिर किसी भी जो लिंक है उसका सोर्स स्पैमी है, इसके बारे में काफी सारी चीजें की गई हैं। क्रॉलर के विजिट करने की फ्रीक्वेंसी के चेंज को भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। किसी भी एक पेज को कितनी बार चेंज किया गया है, किसी भी एक डोमेन को कब रजिस्टर किया गया था, या फिर किसी भी एक पेज का टाइटल अपने आप में कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, या फिर उसे सर्च क्वेरी के साथ में कैसे मेजर करना है, ये सारी यूनिक इंफॉर्मेशन जो अभी तक गूगल ने अपने आप से हमें प्रोवाइड नहीं की थी, ये इस डॉक्यूमेंट में है। सो ऐसा नहीं है कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में एब्सोल्युटली ट्रैश इंफॉर्मेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अभी तक हमें नहीं पता थे, जो हमें पता लग चुके हैं, जिनको हम अलग से एनालाइज करेंगे। लेकिन इस पूरे एंटायर आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जो अभी तक या तो हमें पता नहीं थी अपने खुद के ट्रायल और एरर के थ्रू, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अभी तक हम लोग अपनी एसईओ प्रैक्टिस में यूज नहीं कर रहे थे और अब आगे यूज करने लगेंगे। सीटीआर वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये सारे एसईओस को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एसईओस, उनको पता था कि सीटीआर इज इंपॉर्टेंट। अब वो डायरेक्टली यूज किया जा रहा है या पर्सनलाइजेशन में यूज किया जा रहा है, ये सिर्फ शब्दों की हेराफेरी है। अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर है जिसको पर्सनलाइजेशन में ही सिर्फ सीटीआर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सीटीआर अच्छा होगा क्योंकि मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा है, और अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन मेरा अच्छा है और रिजल्ट दिखाई देता है, भले ही वो फर्स्ट पोजीशन पर ना हो, थर्ड पोजीशन पर हो, बट फिर भी अगर वो अट्रैक्टिव है, अच्छा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो यूजर उस पर क्लिक करेगा। और अगर बहुत सारे यूजर बार बार उसे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही गूगल उसे अच्छी तरीके से प्रमोट करेगा, बिकॉज यूजर अट्रैक्ट होकर क्लिक कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है और ज्यादा देर तक वहां पर रुक रहा है, तो ऑब्वियसली गूगल ऐसे ही कंटेंट को प्रमोट करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर कोई उसी घोड़े पर बैट लगाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो लगातार जीत रहा होता है। इसमें कुछ भी यूनिक नहीं था। अगर गूगलर कल को बोलते हैं कि आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तो भी आप रैंक करने लगोगे बिकॉज आपने अच्छा कंटेंट ट्विटर पर लिखा था, तो मैं इस बात को मानूंगा तो नहीं ना। अपनी बुद्धि तो हर जगह लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सो आप में से जो भी लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद और प्रॉपर तरीके से अपने कैसियो कैंपेन्स को रन कर रहे थे, उनके लिए इस लीक में ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्विटर पर लंबे लंबे आर्टिकल लिखेंगे, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस और एजुकेशन के बलबूते पर आपको ऑलरेडी नहीं पता था। इट इज सेम, बट यस कुछ टेक्निकल टर्म्स हमें जरूर नए पता लगे, जैसे ट्विडलर्स। अब ट्विडलर्स क्या है ये देखेंगे किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद और ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद। बट अभी राइट नाउ के लिए देयर इज नथिंग एक्सप्लोसिव। गूगल एम्प्लॉइज झूठ बोल रहे हैं या नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी कॉर्पोरेट मजबूरी हो सकती है। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। एक चीज हमें अपनी तरफ से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ही अगर हमें कोई भी चीज पता लग जाती है हम उसके लिए ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर इस लीक में से पता लग जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड काउंट के ही आर्टिकल को गूगल रैंक करता है ज्यादा, तो क्या हम सब जाके सीधे सीधे उसी वर्ड काउंट को टारगेट ना करना शुरू कर देते हैं? गूगल हमें कॉन्स्टेंटली पुश करता है कि हम यूजर के बारे में सोचें, यूजर की सर्च क्वेरी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, यूजर के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। हम कितनी बार ये चाहते हैं? आखिर एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर हमारा है, वो यूजर हमारा है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं गूगल जब हमें फोर्स करेगा तब हम करेंगे। तो इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं फॉल्ट ज्यादा है और हम उस फॉल्ट को गूगल के ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गूगल एम्प्लॉइज झूठ बोल रहे थे तो वो यूजर के लिए बोल रहे थे, वो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि आप जाकर गूगल को ही यूज करो। मे बी वो हमें इसलिए पुश कर रहे थे क्योंकि हम अपनी तरफ से यूजर के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ना गूगल की अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है हमारी तरफ हमें सही आंसर देना या हमें अपने सीक्रेट फॉर्मूला को बताना ताकि हम उसके लिए ऑप्टिमाइज ना करें। ऐसा करना गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंप्लीटली। कोई भी अगर दूसरा सर्च इंजन बनाता है, अगर कल को आप अगर सर्च इंजन बनाते हैं, तो आप हमेशा अपने उस फॉर्मूला को इसलिए सेफ रखेंगे ताकि लोग उसके लिए मैच फिक्स करना ना शुरू कर दें। अगर हम मैच को खेलने पर एंजॉय करने पर फोकस ज्यादा करेंगे तो अपने आप ही उस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। तो अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है, जिसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। हाँ, जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नई टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम छांट बीन कर आपके पास नए नए वीडियोस में लाते रहेंगे। बट राइट नाउ इमीडिएटली आपको जंप इन करके किसी भी नई वीडियो को देखकर कुछ भी ऐसी खास ट्रिक ढूंढने की
जरूरत नहीं है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू कर देगी, बिकॉज ऐसी कोई चीज इस पूरे डॉक्यूमेंट में, इस पूरे लीक में है नहीं। गूगल इसके बारे में क्या कहता है, मे बी दे विल रिस्पॉन्ड, मे बी दे विल नॉट एवर रिस्पॉन्ड। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गूगल ने ये जो AI ओवरव्यू वाला हंगामा चल रहा था उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि आप लगे रहो इसमें, AI ओवरव्यू के ऊपर तो एटलीस्ट ध्यान नहीं दे। सो व्हाटएवर, जो भी है थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी तक राइट नाउ इस लीक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने, व्यूज भी आपके सामने। आप बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, मैं भी पढ़ता हूं कुछ, मे बी नया वीडियो के लिए कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।